नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे विकास पर इलेक्शन वॉर। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी चरम पर है। प्रत्याशी चयन के लिए भाजपा और कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। रणनीतियां तैयार हो रही हैं। 2-4 दिन में महापौर पद के लिए प्रत्याशियों के सभी नामों का ऐलान हो जाएगा। तमाम सियासी दल एक दूसरे को पटकनी देने के लिए तैयार हैं। जनता के बीच जाने की तैयारी है, लेकिन सवाल यही है कि जनता के बीच प्रत्याशी जब पहुंचेंगे तो नेताओं के पास मुद्दे क्या होंगे। अब जहां एक और भाजपा को मोदी और शिवराज सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास पर भरोसा है, तो आरोप कांग्रेस पर है कि वो फूट डालो और राज करो की राजनीति करती है, जातियों और धर्म के नाम पर चुनाव लड़ती है। वहीं कांग्रेस भाजपा के आरोपों पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस नेता सवाल कर रहे हैं कि अभी तक भाजपा किन मुद्दों पर चुनाव लड़ते आई, अभी तक ये मुद्दा ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ना इनका मुद्दा विकास है, न सुशासन। हालांकि भाजपा और कांग्रेस निकाय चुनाव के लिए स्थानीय स्तर पर घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी में है। जाहिर है जाति और धर्म से ऊपर उठकर घोषणा पत्र में विकास की बात होगी। बिजली, पानी, सड़क, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत मुद्दों पर दावे और वादे होंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि जनता किसके दावों और वादों पर भरोसा करती है। सवाल यही है कि निकाय चुनाव में शहमात के खेल में भाजपा कांग्रेस किसको पटकनी दे पाता है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं, वो सुनते हैं। ये कांग्रेस का करैक्टर रहा है। फूट डालो, राज्य करो। जाति पर, धर्म पर कौन कौन से भेद पैदा किए जा सकते हैं, ये उनके खून में है। इसलिए उनको केवल यही दिखता है। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको कहा होगा कि हम ये जो चुनाव लड़ रहे हैं ये विकास के मुद्दे पर है। मुझे लगता है कि आपका एजेंडा फिक्स नहीं है। आप लोग आपस में बैठकर एक बार एजेंडा फिक्स कर लीजिए, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले आपके मंत्री कह रहे थे कि मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धि और मध्य प्रदेश सरकार की 18 सालों की उपलब्धि पर कार्य होगा। तो आप लोग एक बार बैठकर एजेंडा तो फिक्स कर लीजिए कि ये त्रिस्तरीय चुनाव किस एजेंडे पर लड़ा जाने वाला है। तो आप खुद ही कंफ्यूज हैं, पूरी पार्टी कंफ्यूज है। चलिए, तो विकास पर इलेक्शन वॉर है। देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी इलेक्शन होता है सिर्फ मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं। मुद्दों पे बात करेंगे, मुद्दों में दमदारी होगी तो जनता उस तरह से निर्णय देती है। अब यहां पर आरोप प्रत्यारोप अलग अलग तरह से आ रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस ये कहती आई थी, मैं थोड़ा सा पूरा देश का एक सिनेरियो लेके यहां पर एक एग्जांपल दूंगी, भले ही हम एमपी डिबेट में हैं, क्योंकि जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप आजकल नए लगातार देखने को मिल रहे हैं कि धर्म की राजनीति करती है और एक वोट बैंक की बात देखिए हमेशा आती है। यहां पर उल्टा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातें अब कांग्रेस के लिए कह रही है। तो एक तो सवाल ये हो गया कि इन दोनों में से ये कर कौन रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि यदि यही करना है तो क्या इससे इलेक्शन जीत जाएंगे। मुद्दों पर बात करिए। और यदि मैं अभी के इलेक्शन की बात करूं, निकाय चुनाव की, तो स्थानीय मुद्दे, जनता से कनेक्ट किए हुए मुद्दे ही महत्वपूर्ण होते हैं। आगे जाके आपको 23 की तैयारी है, तो मुझे लगता है प्रॉपर तरीके से एक बनना चाहिए, पॉइंट होने चाहिए कि हम इन चीजों पर काम करेंगे। 10 में से 5 भी करिए, मिलेगा आपको, सपोर्ट मिलेगा, मिलता है, करिए। तो अब धरातल पे कुछ नहीं दिखेगा और कहने के लिए 100 पॉइंट आप दिखाएंगे, तो ऐसे तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा। खैर, किसके दावों में कितना दम है, और सुना है कि एक घोषणा पत्र भी आएगा, तो देखेंगे कि किसके दावों और वादों में दम है। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, क्या कुछ चल रहा है इन राजनीतिक दलों के बीच तैयारियों को लेकर, क्या इनके मुद्दे हैं। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अभय प्रताप सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हैं। अभय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी। सत्य प्रकाश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अभय जी आपसे करना चाहती हूं। एक रिक्वेस्ट भी है मेरा, क्योंकि देखिए एक समय सीमा होती है हमारी इस चर्चा की, और हम पॉइंट टू पॉइंट मुद्दों पे या मुख्य रूप से आरोप प्रत्यारोप पर हम पॉइंट टू पॉइंट बात रखेंगे तो बहुत अच्छे से चर्चा हो पाएगी। अभय जी, शुरुआत में आपसे कर रही हूं। जिस तरीके से निकाय चुनाव की तैयारी, मैं विधानसभा में बाद में जाऊंगी, अभी तो हम निकाय की उस पे ही बात करेंगे। क्या मुद्दे हैं, कैसे जाएंगे, क्योंकि महंगाई, बिजली, ये वो बड़ी चीजें हैं जिसको लेकर कांग्रेस और या ये मैं कहूं विपक्ष, उसके पास एक बड़ा मुद्दा है। कैसे इस चीज को आप निकाल पाएंगे, क्या तैयारी? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। बिजली 24 घंटे दी जा रही है। अभी आपने केंद्र सरकार ने 8 रुपए बेड टैक्स कम किया है, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की है। भारतीय जनता पार्टी हर दिशा में काम कर रही है।
अब उनको केवल मुद्दा बनाना है तो कुछ भी मुद्दा बनाए रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए काम किया है। अब योजना गिनाना शुरू कर दूंगा तो आपके समय सीमा कम है, इसलिए मैं आपसे कोरोना काल में 88 लाख परिवारों को बिजली बिल माफ किए थे, जो 6,414 करोड़ रुपए की राशि से ज्यादा राशि बनती थी। तो हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, इसलिए भारतीय जनता कांग्रेस विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये केवल खोखले अपने वादे करेंगे और उस पर जनता को अब ये अपने झांसे में नहीं ला सकते। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी, कई सवाल हैं मेरे आपसे, लेकिन एक एक बार सबकी प्रतिक्रिया आ जाए। योगेश जी अपनी बात रखिएगा। देखिए हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, यहाँ तो अभय जी कह रहे हैं कुछ ऐसा है ही नहीं। कांग्रेस की क्या तैयारी है, क्या मुख्य रूप से मुद्दे लेके चलेंगे? यही तो विडंबना है राखी जी कि भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता प्रवक्ता अहंकार में जीवन जी रहे हैं, इनको मुद्दे ही नहीं दिख रहे हैं। बताइए, मुद्दे ही मुद्दे हैं आज की डेट में। स्थानीय निकाय और नगर निगम पालिकाओं के चुनाव स्थानीय स्तर पर होते हैं, वार्ड स्तर की अपनी अलग समस्याएं होती हैं। बहुप्रतीक्षित इलेक्शन 2.5 साल बाद आयोजित कराए जा रहे हैं। इसमें इन्होंने कितना विकास किया, ये इलेक्शन मानसून सत्र में आयोजित किए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनकी विकास की पोल तो मानसून में खुलने वाली है। ड्यूरिंग द इलेक्शन हर वार्ड में जो जन समस्याएं उभर कर आएंगी बारिश के दौरान, वो अपने आप शिवराज सरकार के विकास की पोल खोलेगी। कांग्रेस पार्टी को बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं कुछ मुद्दों को ऊपर रोशनी डालूं, जैसे आज से 1.5-2 महीने पहले नगर निगम में ना तो वार्ड पार्षद है ना महापौर है, बावजूद इसके प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जल दर को बढ़ाकर 180 से 320 240 किया गया। स्वच्छता कर 30 रुपए से 60 रुपए किया गया। मतलब हर चीज डबल की गई, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कचरा कलेक्शन के लिए 4 दिन में एक बार गाड़ी आती है। सीवरेज लाइन टूटी फूटी पड़ी हुई है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। पेयजल की अव्यवस्था है। पूरे मई के महीने में 30 लाख की आबादी भोपाल शहर में ही 30% आबादी ने 6 दिनों तक उस समस्या का गंभीर रूप से सामना किया। अभी पिछले हफ्ते में भी कई जगह की नर्मदा की लाइन टूट गई, 3 दिन 4 दिन पानी की समस्या हुई। तो ये कहने की बात है। आज के ही प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से एक और जानकारी निकल कर आई है कि बिजली के बिल बढ़ाए जाएंगे। 500 से लेकर 1500 रुपए तक का भार प्रति उपभोक्ता के ऊपर आने वाला है, फ्यूल कास्ट के नाम पर और फिक्स डिपॉजिट चार्ज के नाम पर। तो ये शिवराज सरकार जो वसूली का खेल खेल रही है ना उपभोक्ताओं की जेब से, पहले डीजल पेट्रोल के माध्यम से इन्होंने 8-9 करोड़ रुपए पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस वर्ष ज्यादा कमाए, और अब ये इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, जल दर के माध्यम से और टूटी फूटी जो सड़कें हैं उनके मेंटेनेंस के नाम पर जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, वो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जो स्थानीय निगम प्रशासन के चुनाव में मायने रखते हैं, और इनका भुगतान भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। महंगाई तो है ही एक बड़ा मुद्दा, पेट्रोल डीजल गैस तो छोड़िए, खाने का तेल 150 के पार, आटा 35 रुपए 40 रुपए किलो, शुद्ध घी 500 रुपए किलो। तो ये खाने का तेल भी अपना 150 से 200 रुपए लीटर है। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है। कौन सा विकास किया है, कहाँ दिख रहा है? आज भोपाल शहर की बात करें तो रोज 20 से 25 कॉलोनियों में 5 से 6 घंटे की कटौती हो रही है। तहसील ब्लॉक जिला स्तर पर 10-12 घंटे की कटौती की जा रही है। किसानों को आप बिजली नहीं दे रहे हो। आपके कृषि मंत्री कमल पटेल प्रद्युमन सिंह तोमर को फोन लगाकर बोलते हैं कि अगर मूंग और सोयाबीन नहीं आया तो सरकार गई। इससे बड़ी प्रामाणिकता और क्या चाहिए मध्य प्रदेश वासियों को कि मध्य प्रदेश शासन का एक मंत्री दूसरे मंत्री से ये बात कह रहा है। बावजूद इसके बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठकर झूठ बोलते हैं, झूठ परोसते हैं। वो कहते हैं ना कि सावन का अंधा सब जगह हरा ही हरा दिखता है उसको। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन का विकास किया है, अपने कार्यकर्ताओं का विकास किया, अपने पार्टी फंड का विकास किया है, इसीलिए कार्यकर्ता उत्साहित थे। ये बूथ मजबूत की बात करते हैं, बूथ मजबूत होता है यूथ से। हमारे प्रदेश का, वार्डों का, शहर का यूथ तो आज कमजोर हो चुका है, आर्थिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी।
तो ये कौन सा विकास, किस प्रकार के विकास की बात कर रहे हैं? जातिगत आधार पर चुनाव लड़ने की बात पंडित वीडी शर्मा जी कह रहे हैं। ये कथावाचक के रूप में बेहतरीन प्रदर्शन होता है इनका, अगर ये कथावाचक के रोल में आते तो। क्योंकि देखिए, झूठ बोलने की पराकाष्ठा होती है। आज विश्व में डंका बज रहा है इनका, जातिगत आधार पर किस प्रकार ये राजनीति कर रहे हैं। तो हमको या कांग्रेस को कुछ कहने की जरूरत है क्या? हाथ कंदन को आंसी क्या, पढ़े लिखे को फांसी क्या? इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता रोज जातिगत आधार पर डिबेट करते हैं। तो ये सब जनता देख रही है, समझ रही है, और अति का अंत होता है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने विसर्जन की ओर अग्रसर है। ठीक है सत्यप्रकाश शर्मा जी, मुझे लगता है मुद्दे ही महत्वपूर्ण होते हैं, उसके अलावा आरोप प्रत्यारोप तो हम खूब देखते हैं, और जब इलेक्शन होता है तब तो हम और ज्यादा देखते हैं। तो आरोप प्रत्यारोप को छोड़िए, अब बीजेपी कह देती है यदि कि कांग्रेस फूट डालो राज करो की राजनीति करती है, ये कह दे कि वो जाति धर्म की राजनीति करती है, और एक तरफ सिर्फ ये कहे कि सिर्फ विकास की बात हम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है, आरोप प्रत्यारोप की भी तो हो रही है राजनीति, और कितनी हद तक होती है मुझे ये समझ में नहीं आता। कोई आके ये आगे कह दे कि हम जनता को ये देंगे, उसको साफ गोई से स्वीकारे कि हाँ मानते हैं महंगाई है, उस पर ये प्रॉब्लम्स थी, हम इतना कर पाएंगे। खुलकर बात कोई नहीं करता, सिर्फ एक कहते हैं ना सपने दिखाते हैं कि हम 100% कर देंगे और मिलता कुछ नहीं है, और फिर इसीलिए जनता जब निर्णय देती है तो फिर हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। जी जी राखी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका आज की डिबेट का। ये देखिए, हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी की ब्यूटी, या उसको महाकुंभ कहें, इलेक्शंस होते हैं। क्योंकि इलेक्शंस हमेशा जनता के द्वारा जनता की सरकार चुनने के लिए होते हैं, वही डेमोक्रेसी है। तो अगर कोई भी चुनाव मुद्दे आधारित होता है तो कहीं ना कहीं ये निश्चित हो जाता है उससे ये डेमोक्रेसी के उन्नति के लिए बड़ी राह पर देश की पॉलिटिकल पार्टी चल रही है। लेकिन जब मुद्दा विहीन चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं वो देश की लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा होता है। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। हम आपके डिबेट के विषय पर आते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है। ये न केवल आजादी के बाद बल्कि आजादी के पहले से ही अर्बन बॉडीज के, जो आपको पता है, ये सेटअप ऑलरेडी है, ब्रिटिश टाइम से या स्टेट टाइम से सेटअप है, और उनने भी कुछ ना कुछ विकास किया है। तो आज भी विकास हो रहा है। जितनी भी सरकारें आई, नगर सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसने कहीं ना कहीं अपने स्तर पर प्रयास किए हैं कि क्षेत्रों के विकास हो। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आज तक जिन चीजों पर विकास की बहुत महत्वपूर्ण जरूरत है, क्या उन तक सरकारें जिसकी भी रही हो उन तक छू पाई या नहीं छू पाई? देखिए, मैं आपको बताऊं, 2014 में जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट बनने वाली थी तो उस समय आपने देखा हो कि भाजपा का मुख्य मुद्दा सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट था, रोजगार था और इन्फ्लेशन को कम करना था। ये तीन प्रमुख मुद्दे थे जिन मुद्दों पर भाजपा ने कैंपेन किया और पूरे देश ने समर्थन देते नरेंद्र मोदी को एक बेहतरीन सरकार के रूप में चुना। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि 2014 के बाद क्या इन सभी विषयों पर सरकार वो सब कर पाई? 2019 में मुद्दे थोड़े बदले। उन मुद्दों ने कहीं ना कहीं, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा भाजपा का रहा नेशनलिज्म, दूसरा मुद्दा रहा बेनिफिशियरी स्कीम्स, और तीसरा मुद्दा डेवलपमेंट नहीं रहा, और तीसरा मुद्दा रहा हिंदुत्व। ये किसी से छुपा नहीं, यथार्थ है। इन तीन मुद्दों का ऐसा सम्मिश्रण किया कि लोग हाल ही में हुए विधानसभा के चुनाव में जो अपोजिशन पार्टी उन पर जो आरोप लगाती रही, आरोपों को लोगों ने धो दिया। किस माध्यम से? कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, इन दोनों चीजों को धो दिया और भाजपा इन तीनों मुद्दों पर आगे आ गई। यानी कि सवाल ये उठता है कि एक तो नेशनलिज्म, दूसरा बेनिफिशियरी स्कीम, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को तुरंत वोटर को बू करने का बड़ा काम करते हैं। क्योंकि राष्ट्र के नाम पर हर व्यक्ति अपने आप को समर्पित करना चाहता है। दूसरा, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके देश में एक ऐसा डेवलपमेंट हो जो देश आगे की ओर जाए, और गरीब तबके का जो लोग है उसको रहने, खाने, शिक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार मिले। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव आपने देखा होगा, इसी ट्रेंड पर हुआ है और वहां भाजपा ने जीत हासिल की।
लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण चीज मध्य प्रदेश में देखी होगी कि निकाय चुनाव में, जिसमें कांग्रेस ने एक नई चीज लाई है कि हर बॉडी, यानी जो भी अर्बन बॉडी होगी, उस बॉडी का अपना एक अलग मैनिफेस्टो होगा। वो उस मैनिफेस्टो के हिसाब से वो डेवलपमेंट करेंगे, वही वादा करेंगे। लेकिन क्या ये सत्य है कि इसके पहले भी भाजपा ने, कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट हर अर्बन बॉडी में उतारे? क्या वो जो वादे किए गए वो उनके हिसाब से क्या कर पाए? देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। इस आधार पर निश्चित रूप से हमको अपने जो डेवलपमेंट की नॉर्म्स हैं, एजेंडा है, उनको बदलना पड़ेगा, तभी वो सत्य रूप से डेवलपमेंट हो पाएगा और हम जनता की जरूरतों को पूरा करने वाली नगरीय सरकार दे सकेंगे। आज का जो मध्य प्रदेश का जो सिनेरियो है वो कहीं ना कहीं बड़ा ही रोचक होता जा रहा है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, लेकिन यथार्थ यही है कि लोग डेवलपमेंट पर अपने व्यू आगे लाएं और उस आधार पर अगर वोट मांगते हैं तो इससे बेहतर डेमोक्रेसी के लिए दूसरी चीज कुछ हो नहीं सकती। ठीक बात है, बिल्कुल। देखिए, एक चीज और महत्वपूर्ण है, एक तो बहुत टाइम बाद इलेक्शन हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पेंडिंग थी। क्षेत्र या वार्ड की मैं बात करूं तो निश्चित तौर पर उनकी अपनी एक अलग समस्या होती है, उनका एक अलग कनेक्शन होता है जनप्रतिनिधि से, उनके पास कौन है सुनने करने वाला। आज अचानक से आप चले भी जाएंगे, देखिए जनता भी समझ रही है कि 2 साल 3 साल से जो ब्रेक हुआ वो क्यों हुआ, लेकिन आज आप उनको क्या करके देंगे, क्या उतना दे पाएंगे? क्योंकि मुझे लगता है बार बार सिर्फ जाति धर्म पे आप यदि बात करेंगे तो ये उन्हें भी समझ में आता है, जाति या धर्म से कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, मुद्दे से होगा। उनको बिजली चाहिए तो उसमें जाति धर्म नहीं आती है, बिजली सबको चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके घर में लाइट चाहिए, खाने को सबके घर में चाहिए, पहनने को सबको चाहिए, उनके और जो क्षेत्र वाइज समस्याएं होती हैं, तो उन सब चीजों के लिए सबको जरूरत है ना। वो क्राइटेरिया देख के थोड़ी ना आप करोगे कि हम इनके लिए कर रहे थे, वोट कर दे। मुझे नहीं लगता, ये चीजों को समझने की बहुत जरूरत है। एक यहाँ पर एक जर्नलिस्ट से हटकर एक आम नजरिए से भी मैं बात करूं, एक आम नागरिक होकर उस चीज को मैं समझ रही हूं, तो आप समझिए बहुत जरूरत है। अभय जी, सिर्फ कहने से नहीं होगा, करने से होगा। यहाँ पर इस स्तर पे जो इलेक्शन है, वहां पर ये नहीं देखना है कि किसी की लहर है या किसी का प्रभाव है या बहुत सारा विकास हो गया है। वर्तमान में जो मुद्दे हैं, जो इफेक्टिव हुए हैं, जो प्रॉपर 100% नहीं हुए हैं, वो कम क्यों हुए हैं, हम कितना दे पाएंगे, ये दिखाने और करने की बात है। देखिए राठी जी, भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। मैं पहले तो योगेश जी को एक बात बताना चाहूंगा कि पिछली बार मैं डिबेट में आपके साथ बैठा था, जब महापौर के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात आई तो योगेश जी ने मुझे टोक कर बोला कि अभय जी, पंचायतों के चुनाव में कभी ईवीएम का उपयोग नहीं हुआ। पिछली बार जनपद और जिला पंचायत के चुनाव में ईवीएम का उपयोग हुआ था। पहले तो मैं योगेश जी को ये स्पष्ट कर दूं। दूसरा, मैं आपसे ये कह रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई के लिए 8 रुपए बेड टैक्स कम किया करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी ने 15 नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं, ये करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी ने 9.5 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास शहरी में दिए हैं, ये करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी ने आयुष्मान भारत के अंदर इलाज फ्री में जो है भारत में 2 करोड़ से 70 लाख उनका करके दिखाया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सभी क्षेत्रों में काम करके नल जल घर घर नल जल की योजना जो हो, उज्ज्वला में 80 लाख महिलाओं का इलाज हो, वो सिलेंडर का देने का काम हो, अभय जी, पार्टी ने मैं किसी योजना पर या व्यक्तिगत रूप से कटाक्ष नहीं करूंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम दिन भर रूबरू होते हैं। बहुत सारे क्षेत्रों से ना मध्य प्रदेश की बात हो रही है, 100% नहीं है। मैं देखिए, मैं बोलूं 100% नहीं है। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में 43,53,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण मध्य प्रदेश में किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी ने फ्री में करके दिखाया है। अच्छा, नल जल योजना सबको मिल गई, नल जल योजना सबको मिल गई, टोटी से सबके घर में पानी आ रहा है, तो फिर लंबी कतारें क्यों हैं? मुझे बताइए ना, थोड़ा सा देखिए। मैं फिर कह रही हूँ, यदि 50% हुआ है उसको हम स्वीकार करें। कहीं कहीं दिक्कत हो सकती है जहाँ मेंटेनेंस सुधारा गया, कहीं जो है गर्मी का मौसम है, इस मौसम में खपत बढ़ती है, कूलर चलते हैं, कहीं कहीं कई चीजों का उपयोग बढ़ जाता है, तो उसके लिए किए गए वाटर लेवल नीचे चला जाता है। मैं आर्ग्यू नहीं करूंगी, क्योंकि समय होता है, आर्ग्यू नहीं करूंगी। जो बातें हैं, जो तथ्य है, मैं उस पर बात कर रही हूँ। ठीक है योगेश जी, अपनी बात रखिए। पार्टी विकास के नाम पर चुनाव में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने कामों को लेकर जाएगी, बड़ी बड़ी विनम्रता से, शालीनता से जनता के बीच जाएगी। ठीक है योगेश जी, अपनी बात जो है कामों के आधार पर जो है वो अपने जो है जनता का आशीर्वाद मांगेगी। देखिए राखी जी,
इनकी नल जल योजना की पोल पिछले महीने प्रमुख समाचार पत्रों ने खोली थी। 240 कनेक्शन की जगह 2500 कनेक्शनों का भुगतान हुआ था, जहां पाइप भी नहीं पहुंचे थे। तो इनकी हर योजना में करोड़ों अरबों का भ्रष्टाचार होता है। तो ये अपनी योजनाएं ना गिनाए, मूर्त रूप ये इन्होंने बोला कि कहीं गर्मी में वाटर लेवल चला जाता है, कहीं हैंडपंप सूख जाते हैं, उसका भी मैं प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूँ। भोपाल शहर हमारा झीलों का शहर है, यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। बड़ा तालाब है, कोलार डैम है, आसपास 8-9 डैम है और नर्मदा जी का भी जल है। बावजूद इसके आप 30 से 35% भोपाल की जनता, शहरी जनता पेयजल के लिए परेशान हो रही है। तो ये शिवराज प्रशासन की नाकामी है कि नहीं? टैंकरों से जो पानी की सप्लाई कर रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार, कौन लोग हैं वो? भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित लोग हैं जो 300 रुपए का टैंकर 1000 रुपए टैंकर 1000 रुपए में खाली कर रहे हैं, 1100 रुपए में खाली कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं कहो कि आप सब कुछ ठीक ठाक है। अभी कुएं में से एक बुजुर्ग महिला किस प्रकार बिना सीढ़ी के उतर के मटका भरते हुए वीडियो वायरल हुआ है। क्या आप लोगों को ये सब दिखता नहीं है क्या? ये सब ब्लॉक, जिले, तहसील स्तर की बातें हैं। जब आप राजधानी में पानी नहीं दे पा रहे हो तो ये सब जो संभागों से जुड़े हुए तहसील ब्लॉक स्तर है, वहाँ क्या हाल होंगे? और बिजली की आपकी समस्या आपके 2 मंत्री स्वीकार कर चुके हैं। हम और आप रह रहे हैं शहरों में, रोज 4 से 5 घंटे की कटौती से हम रूबरू हो रहे हैं और उसके बावजूद आप इन बातों को, तथ्यों को झुठला रहे हो। आप संपत्ति कर का पैसा बढ़ा रहे हो, जल दर बढ़ा रहे हो, बिजली की दर बढ़ा रहे हो, लेकिन उपभोक्ताओं को दे क्या रहे हो सुविधा के नाम पर? तो देखिए, इस प्रकार शिवराज प्रशासन की नाकामी है ये, और इनकी कार्यशैली पिछले 17-18 सालों से ऐसी है। तत्पश्चात मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश छीना था, अलोकतांत्रिक तरीके से पुनः काबिज हुए, फिर वैसी प्रक्रिया पे चल रहे हैं। 2023 में निश्चित रूप से जनता देख रही है, समझ रही है, अपना जनादेश फिर देगी। लेकिन जो आज वास्तविकता ये है कि आज रसोई घर के खर्चे 44 से 45% बढ़ चुके हैं, बेरोजगारी चरम पर है, लूटमारी चरम पर है। आपके आज ही के आंकड़े 2 शहर के देता हूं मैं, भोपाल और इंदौर, आपके दिसंबर 2021 में पुलिस कमिश्नर सिस्टम के हवाले किए गए। तत्पश्चात 23% अपराध बढ़ गए दोनों शहरों में, लूटमार की घटनाएं 44% बढ़ चुकी हैं, बलात्कार के मामले बढ़ चुके हैं। तो ये किस प्रकार का पुलिस कमिश्नर सिस्टम है जिसमें अपराधों में नियंत्रण की जगह और बढ़ोतरी हो रही है? ठीक है योगेश जी, मुझे बीच में रोकना होगा क्योंकि समय की सीमा है। ठीक है, समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, मुद्दों पे बात होगी तो समय बहुत लगता है, लेकिन समय की अपनी सीमा होती है। किसके दावों में दम है, किसके वादों में दम है, जनता के बीच आप कैसे जाएंगे, क्या कह के जाएंगे, जनता का माइंडसेट क्या है, ये मुझे लगता है जनता ही निर्णय देगी। लेकिन हाँ, मुद्दों पर ही बात करिए, विकास की बात करिए, तभी कुछ मिल पाएगा। जाति धर्म से प्लीज इस इलेक्शन को तो कम से कम अलग रखा जाए। देखते हैं क्या होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।